नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे थोड़े से और विस्तार से जो दिवंगत ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं अयातोल्ला अली खामनेई, जिनका राजकीय अंतिम संस्कार किया जा रहा है और तमाम जो सेरेमनीज हैं उनकी शुरुआत हो रही है कल से, जिसके लिए भारत से भी एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंच रहा है। आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल तो है ही, जिसमें कि हमारे विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा हैं, बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है, रिटायर्ड आर्मी के सीनियर कमांडर। लेकिन उसके पहले आज वहां पर पहुंच चुके थे सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। और ये 6 दिनों तक जो प्रक्रिया चलेगी, कल से जिसकी शुरुआत हो रही है, जहां तेहरान के ग्रैंड खोमेनी मुसल्ला में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। जो पवित्र शहर है कौम, वहां पर भी प्रार्थना हो रही है। साथ ही इनके पार्थिव शरीर को नजफ और करबला इराक में, वहां पे भी अंतिम दर्शन के लिए लेकर जाया जा रहा है और जिसके बाद मशहद में इन्हें खार के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो तमाम इस प्रक्रिया पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद करगिली साहब, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हैं, और साथ ही ये जो पूरी की पूरी बेरियल प्रोसेस है, राजकीय फ्यूनरल है, जिसमें हालांकि मुश्तबा खामनेई मौजूद नहीं होंगे, वो सार्वजनिक रूप से अपेयर नहीं करेंगे, ये बात कह दिया गया है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। लेकिन इसके तमाम पहलुओं को समझने के लिए सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जैसे इस 6 दिन के पूरे इस कारवां के लिए, सफर के लिए माना जा रहा है कि लाखों लोग ईरान में जुटेंगे दुनिया भर से। ये जो बेरियल सेरेमनी है, ये कहा जा रहा है कि जो अयातुल्ला खोमेनी की 1989 के बाद हुई सबसे बड़ी स्टेट फ्यूनरल है ईरान में। थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि कैसे प्रोग्राम को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और क्या खासियत है, क्या अहमियत है तमाम इन पहलुओं की इस राज्य के सम्मान के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो जुलाई 4 से लेकर के 9 जुलाई तक का ये सिलसिलावार एक तशरीह जनाजा कहते हैं, फ्यूनरल जो प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। जैसे कि तेहरान में 4-5 जुलाई को होगा, ग्रैंड मुसल्ला इमाम खुमैनी में 6 जुलाई को, ये तेहरान में जो है पब्लिक फ्यूनरल होगा, प्रोसेशन जो स्ट्रीट से गुजरते हुए कैपिटल में ये एक जुलूस की शक्ल में बरामद किया जाएगा। 7 जुलाई को कुम में, क्योंकि कुम एक मुक़द्दस सिटी है, शिया समुदाय के लोग इस शहर को इल्म का शहर भी कहते हैं और एक मुक़द्दस शहर भी कहते हैं। यहाँ सेमिनरीज बहुत हैं और यहाँ फ्यूनरल प्रोसेशन होगा, सेरेमनीज होंगी होली सिटी ऑफ कुम में। और उसके साथ साथ जुलाई 8 को इराक के मुक़द्दस शहर जो नजफ़ और करबला में, जहाँ इमाम अली का रोज़ा है, करबला में, नजफ़ में, और करबला में इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के जो रोज़े हैं, यानी उनके श्राइन्स है, वहाँ पे ये प्रोसेशन लिया जाएगा, जहाँ इराकी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंतज़ामात किए गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता रूट्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को एडवाइजरीज भी इशू की गई है कि कैसे कैसे ये प्रोसेशन आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ 9 जुलाई को मशहद में, क्योंकि आयतुल्ला खामेनेई मरहूम का ताल्लुक भी जो है वो मशहद से ही था और उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि वो मशहद में उनकी तदफीन हो। तो उसी हिसाब से ये जो फाइनल प्रोसेशन है, कंक्लूडिंग बरियल सेरेमनी जो है, वो इमाम रज़ा जो शियों के इमाम हैं, वहाँ पे जो है वो तदफीन अमल में लाई जाएगी। आयतुल्ला खामेनेई के साथ उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ शहीद हुए थे, जिसमें उनकी नवासी भी शामिल है, उनकी बेटी भी शामिल है, उनके दामाद भी शामिल है, उनकी बहू भी शामिल है, तो वो सब जो है वो इनके हमरा जो है उन सब की बरियल जो सेरेमनी जो है वो अमल में लाई जाएगी। ख़ास बात यह है कि आयतुल्ला ख़ुमैनी की जब रहलत हुई थी, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के फाउंडर थे, तो उस समय करोड़ों का मजमा था और उस समय एक ऐसा टाइम था जब मीडिया इस तरह ज़्यादा मीडिया का चर्चा नहीं था, दुनिया इस तरह एक ग्लोबल विलेज में तब्दील नहीं हुई थी। लेकिन आज पल पल की खबरें हमें ईरान से
लगातार मिल रही है और बहुत सारे मुल्कों से लोग जो है वो इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 से भी ज़ायद मुल्कों से जो है वो लोग इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए गए हैं। और आज हमने देखा कि हमारे भारत से भी डिफरेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे पहुँचे और अपना ट्रिब्यूट पेश किया। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो वफ़ात है वो एक तबीई मौत थी, यानी वो बीमारी की वजह से बीमार होकर फिर उनकी वो रहलत कर गए थे। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक रेजिस्टेंस के साथ, यानी अपनी उन्होंने शहादत दी एक तरह से, ये जानते हुए कि उनके ऊपर हमला होगा, वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को जानते थे। अली लारिजानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले ही उनको सूचित कर दिया था कि शायद आप पे अटैक होगा और आप एक जो है वो बैंकर में पनाह लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहकर रिफ्यूज़ किया कि ईरान के हर सिपाही जो हर माँ जिनका बेटा शहीद होता है, अगर हर किसी को ये बंकर नसीब होता है, हर किसी को ये बंकर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं भी बंकर में चला जाऊंगा। तो ये एक आगाहाना, यानी एक एक्सेप्टेंस के साथ उन्होंने अपनी मौत को इख्तियार किया गया था। और उनको ये भी खबर थी, ये भी जानते थे, क्योंकि उनके स्पीचेस में मैंने खुद सुना है कि वो कहते थे कि जब हम लोग अगर कत्ल भी हो जाएं तो अवाम का बेइज्जत होगा, यानी अवाम का मूवमेंट शुरू होगा। और ये बार बार कहते थे कि ख़ामेनी और ख़ामेनी जैसे लोगों का अगर रहना जो है वो इस बात पर इन्हिसार नहीं है कि ये रेवोल्यूशन चलेगा। ये रेवोल्यूशन पब्लिक का रेवोल्यूशन है, अवाम का रेवोल्यूशन है, और अवाम इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाएगी। और इसका हमने पूरा खुलासा देखा इन 100 से भी ज़्यादा दिनों में, कि जहाँ पूरी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम लीडर के इंक्लूड को असैसिनेट करने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल साबित कदम रहते हुए अपनी सड़कों पे चौराहों पे जो है अपने अपने जो है वैल्यूज़ का, अपनी कंट्री का दिफा किया। और ये एक एग्जाम्पलरी दिफा था कि जहाँ एक तरफ सुपर पावर थी और उसके साथ अमेरिका के साथ इजराइल शामिल था और बहुत सारे अरब कंट्रीज़ जो पस पर्दा इस हमले में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की मदद से और अपने मजबूत इरादे के साथ ईरान ने जिस मजबूती से मुकाबला किया, तो वो बहुत सारे जो सॉवरन नेशंस हैं उनके लिए एक सबक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ सिर्फ एक लीडर का जनाजा नहीं उठेगा, यहाँ एक खुददार आदमी जो अपनी कंट्री, अपने लोगों के दिफा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और आज हमें ये भी पता चलता है कि उसके पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। को जो बताया जाता था कि इनके पास इतने महल हैं, इतना इतना इन्होंने प्रॉपर्टी जमा की है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उससे ये साबित होता है कि आदमी सादगी में रहते हुए, आदमी जो है वो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। जिस तरह बापू ने अपनी ज़िंदगी में सादगी के साथ ज़िंदगी करते हुए लाखों के दिलों में, आज भी वो करोड़ों के दिलों में ज़िंदा है, इसी तरह आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भी बिल्कुल सादगी और सादा ज़िस्ती के साथ जो ज़िंदगी की, उसके बावजूद हज़ारों दिलों को, लेकिन करोड़ों दिलों को अपनी तरफ गालिब कर दिया। मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूनरल है। सज्जाद साहब, लेकिन उनके जीते जी और उन पर जितने तरीके के आरोप लगे कि ये रिजीम को रिग्रेसिव बताया गया, इविल बताया गया, कहीं ना कहीं जो है नियंत्रण तो रखा गया, लोगों पर कंट्रोल किया गया, इंटरनेट की कंट्रोल हो या प्रोटेस्ट को कुचलना हो, इन तमाम आरोपों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आप देखें, प्रोटेस्ट का राइट हर हुकूमत में है और ईरान के लोगों को भी हक है कि अगर वो किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। और इस एहतजाज का हक जिस तरह दुनिया के हर मुल्क में रहने वाले हर आवाम को है, इसी तरह ईरान में रहने वाले लोगों को भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इजहार एहतजाज करने का हक है। मैं आपको बताता चलूँ, आयतुल्लाह ख़ामेनी वो वाहिद शख्सियत थे जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, चूंकि वो गवर्नमेंट नहीं थे, मतलब गवर्निंग बॉडी में नहीं थे, सुप्रीम लीडर थे, तो वो बार बार हुकूमत से ये बार बार कहते थे कि लोगों के इश्यूज को एड्रेस किया जाए, लोगों के इश्यूज को हल किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये भी देखा, उस इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता कि इसराइली जो इसराइली जो वजीर दिफा है, हाल ही में उन्होंने रिपोर्ट दे दी, उन्होंने साफ मीडिया पे आके बताया कि हमने कितने स्टार लिंक के डिवाइसेस ईरान में भेज दिए थे, कितने लोगों को एम्यूनेशन हमने भेज दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बार बार कहा, यहाँ तक कहा कि लोगों को जाके स्टेट के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करें, कब्जा करें, हेल्प आपके रास्ते में है, आपको मदद हम पहुंचा रहे हैं।
तो ये सिर्फ केवल एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा अमेरिका और इजराइल का एक रचाया हुआ खेल था, जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सारी जगहों पे जो है वो टेररिज्म भी कर रहे थे, एम्बुलेंसेस को जला रहे थे, लोगों का कत्लेआम कर रहे थे। और आपको ये भी याद होगा कि जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, आयतुल्लाह खामेनी के हवाले से भी बहुत सारी बातें फैला रहे थे कि मैक्सिको चले गए हैं, इन्होंने बंकर में छुप गए हैं, और बाद में आज हमें पता चलता है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये एक्चुअली जो ईरान के खिलाफ हमने देखा, सिर्फ इकोनॉमिकल सैंक्शंस नहीं लगे, बल्कि साथ साथ में वेस्ट की ये हमेशा से ये बात रही है कि वो दुनिया के दीगर लीडर्स को डिमीन करते हुए नजर आते हैं। यानी आप देखें, ओबामा जैसा लीडर जिसके दौर में इतने जगहों पे बमबारी हुई, लेकिन वो फिर उसके बाद अपने आप को अमन का जो है दाई कहता है। आप देखें कि नेतन्याहू जिसके ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस है, जेनोसाइड फलस्तीन के अंदर किया, लेकिन पूरी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक हिपोक्रेसी का लिबादा ओढ़े हुए बहुत सारे ममालिक उसको आज भी डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। यूनाइटेड नेशन और पाबंदियां और सैंक्शंस सिर्फ उन मुल्कों पे लगते हैं जो अमेरिका के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट तो हो रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज भी हो रही थी जो वेस्टर्न बैक्ड, ज़ियोनिस्ट बैक्ड लॉबी का हिस्सा था, उनका एक बाज़ाब्ता रिजीम चेंज प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा था। तो हमें इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। और जितना भी डाटा बताया जाता है, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है कि इतनी किलिंग्स हुई उस प्रोटेस्ट के दौरान, इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, हालांकि आपको याद होगा अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बाज़ाब्ता जितने लोग मारे गए हैं उस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर 700 से 800 के करीब लोग थे, उन सब की लिस्ट एक एक का नाम उन्होंने इशू किया। और उन्होंने वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनको कहा कि जितना दावा आप लोग करते हो कि ईरान में इतने लोग मारे गए हैं, उनकी लिस्ट आप जारी करें, लेकिन आज तक वो लिस्ट जारी नहीं कर पाई। तो गर्ज मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ इसराइल है जो पूरा गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स का भंडार है, लेकिन कभी आईएईए उनसे सवाल नहीं करती, कभी एनपीटी पे उन्होंने साइन नहीं किया, कभी उन्होंने अपनी बाउंड्रीज आज तक नहीं बताई। उनका एक्सपेंशन जो है लबनान हो, गाजा के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, होता जा रहा है। दुनिया की कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहती है सवाल खड़ा नहीं करती, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप ईरान के अंदर देखें, जो अपने दिफा के लिए भी आवाज उठाते हैं या हमले का जवाब देते हैं, या लबनान के अंदर कोई बात होती है तो उस पर वेस्टर्न कंट्रीज का बिल्कुल रुख बदल जाता है। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है नैरेटिव्स की लड़ाई है, और इंपीरियलिज्म अपना डोमिनेंस चाहता है, उस चीज को जो है इस जंग में एक्सपोज कर दिया है, और काफी हद तक उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ठीक है, वापस से बात करते हैं हम इस राजकीय सम्मान के प्रक्रिया की। यहाँ पर थोड़ा सा आप, चूंकि आप शिया धर्म को मानने वाले हैं, समझने वाले हैं, थोड़ा उस हिसाब से भी बताइएगा। जैसा आपने कहा कि जब हम इराक की बात करते हैं, करबला की बात करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम नजफ की बात कर रहे हैं, तो ये सारे बहुत मुकद्दस शहर हैं मुसलमानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इस तरीके से, और आपने जिन विजुअल्स का जिक्र किया, पाकिस्तान की डेलीगेशन तो पहुंची ही है ईरान में, वो विजुअल्स भी जारी किए गए हैं। साथ ही भारत की तरफ से एक ऑल फेथ डेलीगेशन भी पहुंचा है। ये इमेजेस अभी आप देखिए, जिसमें सिख, हिंदू, ईरान के कल्चरल एम्बेसडर, उनके एम्बेसडर, सारे लोगों ने जाकर आज श्रद्धांजलि दी है, जो पहले से पहुंचे हुए हैं तेहरान में। यहाँ आयतोल्ला की जो लीडरशिप है, आयतोल्ला होने के मायने क्या होते हैं सजाद साहब? जी, देखिए, सबसे पहले जो मुसलमान है कुल्ली तौर पर वो तौहीद को मानते हैं, यानी अल्लाह एक है उस चीज़ को मानते हैं। उसके बाद प्रॉफिट को आखिरी नबी के तौर पे मानते हैं। यूं तो 1,24,000 पैगंबर हैं, लेकिन आखिरी नबी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी उम्मती कहा जाता है मुसलमानों को। और मुसलमानों के बाद फिर जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, वो पैगंबर के बाद हज़रत अली और उनकी पूरी फैमिली, जिसे अहल बैत कहा जाता है, या इमामत का जो कंसेप्ट है, उस इमामत कंसेप्ट को कहते हैं हम, डिवाइन लीडरशिप का जो कंसेप्ट है उसे वो मानते हैं। और 12 इमाम जो है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें इमाम अली हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं। तो ये एक एक, एक सिलसिला है। और इमाम मेहदी
के बारे में शियों का नज़रिया ये है कि इमाम मेहदी ज़िंदा हैं और अल्लाह के हुक्म से वो पर्दे गैब में हैं। तो इमाम मेहदी चूँकि अपीयर नहीं है, वो गायब है लोगों से, वो जब दुनिया में ज़ुल्म व जोर बढ़ जाएगा और दुनिया में नाइंसाफ़ियों का दौर ज़्यादा बढ़ेगा, तो इमाम मेहदी ज़ुहूर करेंगे और इस दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। ये एक कांसेप्ट है शिया स्कूल ऑफ थॉट में। उसके बाद चूँकि इमाम मेहदी पर्दे में है और इमामत का सिलसिला अभी पर्दे में है और अल्लाह के हुक्म से वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके एब्सेंस में जिस लीडरशिप की बात करते हैं उसे आयतुल्लाह या मुज्तहिद कहा जाता है। मुज्तहिद यानी वो दीनी स्कॉलर होता है जो जिसके बारे में बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स मिलके ये इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये पायस है, ये रिलीजियसली स्कॉलरली पर्सन है, ये अपने नफ्स को जो है जिसे हम कहते हैं कि अपने अपने नफ्स को अपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, और ये सारी चीज़ें जब आती है तो उसको आयतुल्लाह का वो खिताब दिया जाता है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इनक़लाब इस्लामी से पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशन के दौरान जो है एक कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट का नाम था विलायत फ़क़ीह। एक तो विलायत है जो इमाम जिसकी मैंने बात की जो प्रॉफिट के बाद का सिलसिला है, तो वो इमामत विलायत इमामत है यानी मासूम का जो है वो सिलसिला है। लेकिन उनके एब्सेंस में रहने के बाद जो सिलसिला है फ़क़ीह आयतुल्लाह को कहा जाता है, मुज्तहिद को कहा जाता है, विलायत यानी गवर्नमेंट को कहा जाता है। जो विलायत फ़क़ीह यानी एक फ़क़ीह की गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक से रिलेटेड एक चीज़ है, इसमें जब हम ये आयतुल्लाह ख़ुमैनी का नज़रिया है कि वो कहते हैं कि जब हम एक इलाज करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे एक एफिशिएंट डॉक्टर हो जो जो इलाज कर सके, जो काबिल हो, जो आपकी सर्जरी अच्छे से कर सके। तो एक समाज को चलाने के लिए हम क्यों अपना जो भागीदारी है वो एक करप्ट इंसान को, एक नॉन पायस इंसान को हम उनके हाथ में ये भागीदारी दें कि वो समाज को चलाए। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए उनका ये कांसेप्ट था कि विलायत फ़क़ीह का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो नज़ारत है, जो गाइडेंस का सिलसिला है, जो निगरानी का सिलसिला है, एक सुप्रीम अथॉरिटी जिसे सुप्रीम लीडर बाद में कहा गया, वो वली फ़क़ीह होगा, वो आयतुल्लाह होगा। तो तब से ये सिलसिला चलता रहा है और ये निज़ाम तब से, इसीलिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने उस टाइम एक स्लोगन दिया था, इस्तिक़लाल आज़ादी यानी फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी, जमहूरियत इस्लामी, लेकिन इस्लामी गवर्नमेंट होगी बट रिपब्लिक होगी, यानी अवाम की मदद से होगी। और उसके बाद यहाँ पे एक बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंडम होता है, उस रेफरेंडम में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद एक सिलसिला चला, सदारत का इलेक्शन, पार्लियामेंट अलग चली, लेकिन उनके ऊपर जो नज़ारत के लिए जो सिस्टम रखा गया वो विलायत फ़क़ीह का वो गाइडेंस का सिलसिला रखा गया और तब से ये सिलसिला जो है आज ईरान में चल रहा है, जिसे सिस्टम ऑफ विलायत फ़क़ीह हम कहते हैं। दो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि मुहर्रम के महीने में ये जी। इनको दफनाया जा रहा है, ये फ्यूनरल को डिले किया गया, इनकी जी, शहादत जी। हुई थी, किलिंग हुई थी 28 फरवरी को, इसराइल ने जब हमला किया ईरान पर और ईद की शुरुआत होती है। तो क्या सिर्फ सुरक्षा कारणों से ही इस बेरियल को डिले किया गया था, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान इस वक्त एक ये सिंबोलिज्म एक ये दिखा रहा है कि जो एमओयू हुई है अमेरिका के साथ में, ईरान एक जीत के पोजीशन से, एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से चूंकि इस सीजफायर को निगोशिएट कर रहा है, तो वो सिंबोलिज्म जीत का भी है कि हम वो जीत डिक्लेयर कर रहे हैं और इसीलिए इस वक्त जो है हम इनका बेरियल कर रहे हैं। और दूसरा, मुश्तबा खामनेई का यहाँ पर ना होना इस फ्यूनरल सेरेमनी में, क्या बेटों की तरफ से कोई ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो करनी होती है इस फ्यूनरल के दौरान, उनका नहीं होना, बहुत स्पेकुलेशंस जारी थी कि वो जिंदा हैं, नहीं हैं, चोटिल हैं, क्या देश से बाहर हैं, किस तरह का संदेशा जाता है? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप शिया हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इस तरह के काफ़ी वाक़यात हुए जिन इमामों का मैंने ज़िक्र किया। तो पहले इमाम हज़रत अली से लेकर 11वें इमाम तक को शहीद किया गया है, कोई भी तभी मौत से नहीं, कोई जहर से, कोई जिंदान में, कोई कत्ल किया गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को काफ़ी लोग ग्लोबली जानते हैं, बाकी इमामों से ज़्यादा इमाम हुसैन की शहादत और करबला के एपिसोड से वाकिफ़ है। और करबला का जब वाक़या हुआ तो उस वक़्त उनके बच्चों को प्रिज़नर ऑफ वार बना करके सीरिया लिया गया यज़ीद के दरबार में, और उनकी बहन ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब, शी वाज़
फर्स्ट प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसने यजीद के सामने इमाम हुसैन के खून के बारे में, जो उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए, वो पूरी दुनिया को बताया। तो मुझे लगता है ये उसी सिलसिले से लिया गया, इंस्पायर हो करके लिया गया एक सिलसिला है कि ईरान इस फनीरल के ज़रिए पूरी दुनिया पे ये बताना चाहता है कि इस जंग का सबसे बड़ा जो जुल्म जिसने किया है वो अमेरिका है, इजराइल है, और ईरान ने अपने हक का दिफा किया है। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ, और शायद बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि ईरान ने मॉरल पोजीशन में अपर हैंड रखा है इस जंग के बाद, और नैरेटिव्स की जंग भी ईरान जो है वो जीत गया, डिस्पाइट ऑफ इतना ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया के का इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी नैरेटिव्स की जंग भी ईरान ने जीता। उसकी दो बुनियादी वजह यह है कि वहीं वो जो करबला से इंस्पायर, हज़रत ज़ैनब से जो इंस्पायर लिया गया सिलसिला है कि पूरी आवाम सड़कों पे रही, 100 दिन से भी ज़्यादा वो पूरे दुनिया को बताते रहे कि हम जो है एक हैं, मजबूत हैं। और उसके बाद इस जो जनाजे को भी हर जगह जगह ले जा करके एक एक बंदे से ये कहा जा रहा है कि जुल्म इसने किया है, मजलूम ये है, जालिम ये है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है इस जनाजे के तहत। दूसरी चीज़, जहाँ तक आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी साहब का ताल्लुक़ है, तो जो रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी खुद चाहते थे कि वो इस जनाजे में शरीक हों, और वो मशहद में वो, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से ये हिदायत उनको दे दी गई है कि वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि इस वक्त वो मंजर आम पे आए और इस तशयीश जनाजे में शरीक हो सके। लेकिन प्राइवेटली इस तशयीश जनाजे में वो ऑलरेडी शरीक हो चुके हैं, और जहाँ तक उनके बाकी बेटे हैं, वो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तशयीश जनाजे में शिरकत करेंगे। दर्शकों को मैं कह दूं कि आज हमारे दोपहर के ब्लॉग में हमने बात की थी न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल की, जिसमें इजराइल के उस साजिश का पर्दाफाश किया गया है कि कैसे सैयद अब्बास अरागची और खालिबाफ को वो असैसिनेट करना चाहते थे जब वो लोग पाकिस्तान गए हुए थे पहले दौर के इस्लामाबाद बातचीत के लिए। उधर इजराइल के जो रक्षा मंत्री है एमी कैट्स, वो लगातार थ्रेटन कर रहे हैं कि एक वॉर, एक डेथ टारगेट है मुश्तबा खामनेई पर, जिसको लेकर ईरान ने अमेरिका को बाकायदा जो है चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कोई हरकत होती है इजराइल की तरफ से, कैसे वक्त में जब दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ मौजूद होंगे इस राजकीय अंतिम संस्कार के लिए, तो फिर ये पूरी तरीके से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। आखिरी सवाल आपसे सज्जाद साहब, जहां तक भारत के रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, इसको लेकर काफी डिबेट हुआ है। मैंने भी आर्ग्यू किया कि एक ऐसे वक्त में जब इंडिया को एक कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, वेस्ट एशिया में आज ईरान एक इतने मजबूत रीजनल पावर के तौर पर उभरा है और भारत इजराइल, अमेरिका, यूएई के साथ नजर आ रहा है, वहां हमें जो प्रतिनिधि भेजने थे थोड़े से कैबिनेट रैंक के और सीनियर मिनिस्टर शायद भेजने थे। हालांकि 1989 में ये भी सही है कि अयातुल्लाह खौमनी के फ्यूनरल में उस वक्त भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तिवारी ही गए थे। इस दफा भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट पवित्र मार्गेरिटा जा रहे हैं, सैयद अता हसनैन जो कि खुद शिया हैं वो जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रतिनिधिमंडल सही है? पाकिस्तान तो हम समझ में आता है कि चलो एक इस्लामिक सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा, मेन मीडिएटर, गारंटर ऑन दी अकॉर्ड अमेरिका के साथ में, तो वहां से तो शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर से लेकर बिलावल भुट्टो हर कोई आज ही पहुंच गया, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो हमारी भारत की प्रतिनिधिमंडल है उसको लेकर आप क्या कहेंगे सज्जाद साहब? सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा, गवर्नमेंट को कोर्स करेक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको याद होगा कि ईरान पे हमले से 2 रोज़ कबल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो इज़राइल के दौरे पर थे, और नेतन्याहू के साथ जो है वो बगलगीर हो रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा उसके बाद जो सरकार को सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो कंडोलेंस भी पेश करना चाहिए था, वो जिस लेवल पे उनको उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए था वो नहीं दिया। यही एक बुनियादी वजह है कि इस वक़्त जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं न कहीं जो है हमारे ऊपर कोई रिलाई नहीं कर रहा है। आप इस वक़्त आप देखें पूरी दुनिया के अंदर हमारे कौन-सा दोस्त बचा है, या इधर अफ़गानिस्तान बचा हुआ है, उधर इज़राइल बचा हुआ है। तो जो मेजर हमारे फ्रेंड्स थे, जैसे रूस था एक ज़माने में, तो आज अमेरिका हमें परमिशन दे रहा है कि हम उससे तेल खरीदें या ना खरीदें। यानी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारी अपनी आज़ादी, अपनी जो हक के हुक्मरानी ये इक़्तिदार था, जो हमारी सॉवरेनिटी थी, वो कहीं न कहीं जो है हमें दिखता है कि हम प्रेशर में हैं। तो ये चीज़ जो भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए मुनासिब नहीं है, और मैं ये देखता हूँ कि जैसे पाकिस्तान
जो है इसमें इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि पीस के नाम पे और ये मीडिएटर के नाम पे जो इनकी इमेज को असर पड़ा था, उसको ठीक करने की उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की। मुझे ये लगता है कि भारत उससे 10 गुना ज़्यादा आगे आकर के ये काम कर सकता था जो हमने मिस किया। और यहाँ जहाँ तक हमारे डेलीगेशन का ताल्लुक है, तो डेलीगेशन में भी जैसे कैबिनेट रैंक के किसी मिनिस्टर को वहाँ भेजने की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। उसके साथ-साथ जो ज़ायरीन इंडिया से जाने वाले थे, उनको भी कम से कम 1-2 फ्लाइट अगर यहाँ से परवाज़ें होती, उड़ती और जो अपने पैसे पे ही जाते लेकिन उनको फैसिलिटेट किया जाता, तो मुझे लगता है उससे काफ़ी एक अच्छा मैसेज जाता। बहरहाल अभी जो कुछ भी है आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई साहब की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई को ईद अल अज़हा पर ग्रीट किया और उन्होंने इसका जवाब दिया, तो अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है और बहुत कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद है। मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार इन तमाम चीज़ों को देखेगी। ग्लोबली इज़राइल एक आइसोलेशन के मूड में है। इज़राइल एक डूबती किश्ती का नाम है जिसकी कोई पॉलिटिकल और सियासी साख़्त इस वक़्त ग्लोबली बची नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत को इस वक़्त अपना एक सेंसिबल तरीके से और प्रैग्मैटिज़्म के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर उस वक़्त के वाइस प्रेज़िडेंट जगदीप धनखड़ साहब गए हुए थे, जब इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जी। तो वो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था, लेकिन चूँकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो कॉम्पोज़िशन अलग है। लेकिन पेज़ेश्कियाँ साहब अगर ब्रिक्स शिखर वार्ता के लिए दिल्ली आते हैं, भारत आते हैं सितंबर-अक्टूबर के महीने में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा देखने के लिए। लेकिन बहरहाल इन तमाम इनसाइट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए सजाद करगिली साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। तो सज्जाद साहब हमारे साथ लद्दाख से जुड़े और बात की हमने आयतुल्लाह अली खामनी के अंतिम संस्कार की, ऐसे होगी अंतिम विदाई, तमाम डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार और आदाब।